हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड के पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता ही होगा टीजीटी कमीशन आ गया है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जेबीटी कमीशन भी अब आने वाला है, और उसी के साथ एचपीआरसीए की जो अदर वैकेंसीज होती हैं, चाहे वह जेओए हो गया, क्लर्क हो गया या स्टेनो हो गया, कोई भी वैकेंसीज आप मान के चलो, वो सारी की सारी वैकेंसीज अब धड़ाधड़ निकलने वाली है। तो आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे कि प्रीवियस जो हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप सभी को पता होगा, हफ्ते में 1 या फिर 2 बार मैं वो वीडियोस आपके सामने लेकर के आता हूँ जो भी क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए हैं। आपको वो क्वेश्चंस दिखाता हूँ, आपको वो क्वेश्चंस रिवाइज करवाता हूँ। वही आपको करना है। आपको प्रीवियस जो हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको भी आपको एक बार जरूर से चेकआउट करना है। उसके लिए हमारी रिवाइज प्लेलिस्ट भी चली हुई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और साथ में अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जरूर से वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 156 है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बाकी मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता दूं, यह सिर्फ और सिर्फ जो है तो रिवाइज सेशन रहेगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, जिस तरह से मैं क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर आपको बता दूंगा। बाकी कुछ एक क्वेश्चंस में की पॉइंट्स होते हैं, उन की पॉइंट्स को हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर साथ में लेकर के चलेंगे, इससे आपको भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 156 है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो आप सभी को पता होगा, तो वो है असम राज्य का लोक नृत्य। अब कुछ और भी लोक नृत्य होते हैं, जैसे कि कली गोपाल आपसे पूछा जाता है, तो वो भी असम का ही है। तो असम का एक तो आपको बिहू ध्यान में रखना है, और एक कली गोपाल आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है पाइका। तो पाइका लोक नृत्य कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर यह किया जाता है? तो ये किया जाता है झारखंड स्टेट में। उसी की तरह राजस्थान के भी कुछ आपको ध्यान में रखने हैं। राजस्थान में कठपुतली नृत्य हो गया, घूमर नृत्य हो गया, और सुईसिनी नृत्य हो गया। तो ये राजस्थान में पाए जाने वाले या फिर किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। उसी की तरह गरबा आप सभी को पता होगा कहाँ पर किया जाता है, तो यह जो है तो गुजरात में किया जाता है। डांडिया भी आप सभी को पता है, ये भी कहाँ पर किया जाता है, तो ये भी गुजरात में ही किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, लावणी। तो लावणी नृत्य ये कहाँ पर पाया जाता है या कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है महाराष्ट्र स्टेट में। ये आपको पता चल गया। उसी की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट यक्षगान, ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है कर्नाटका स्टेट में। उसी की तरह उत्तर प्रदेश के भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है रासलीला। रासलीला नृत्य ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तर प्रदेश में। उसी तरह आपसे पूछा जाता है नौटंकी, ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये भी किया जाता है उत्तर प्रदेश में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कजरी, ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। तो यहाँ से आपको बस यही ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उनके पास भी हमारे वीडियोस को शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 157 है, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो रात्रि में लाल कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है मंगल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो मंगल ग्रह है, यह लाल क्यों दिखाई देता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो किसकी वजह से लाल दिखाई देता है? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग जो है तो हमें लाल दिखाई देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मंगल ग्रह है, इसका आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, ये जो मंगल ग्रह है, यह पृथ्वी की तरह अपने अक्ष पर जो है तो झुका हुआ है। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि ये जो मंगल ग्रह है, यह पृथ्वी की तरह, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसी की तरह अपने अक्ष पर झुका हुआ है। तो जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि ये जो मंगल ग्रह है यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता चल गया। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह जो कि आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो उनमें एक तो आ जाता है फोबोस ग्रह, और एक आ जाता है उसमें डिमोस। तो फोबोस और डिमोस यह किसके 2 उपग्रह हैं? तो यह है मंगल ग्रह के, ये भी आपको पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत हमें कहां पर देखने को मिलती है? तो वो हमें देखने को मिलती है समताप मंडल में। मान के चलो ये है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी यानी कि ये हो गई, मान के चलो ये है हमारी अर्थ। तो अर्थ के सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। वही आपसे यहाँ पर पूछा गया था, ओजोन परत हमें कहां पर देखने को मिलती है? तो वो हमें स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में देखने को मिलती है। अच्छा, स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल के ऊपर कौन सी परत आती है? तो वो आती है मेसोस्फियर, जिसको हम मध्य मंडल कहते हैं।
उसके ऊपर कौन सी परत आती है, तो उसके ऊपर थर्मोस्फियर, जिसको हम आइनोस्फियर भी कहते हैं या फिर आयन मंडल कहते हैं, तो वो हमें देखने को मिलती है। और सबसे लास्ट में हमें जो है तो एक्सोस्फियर, जिसको हम बाह्य मंडल कहते हैं, वो हमें देखने को मिलती है। तो ये टोटल परतें आपने देख ली, जो मैंने आपको बता दी वही आपको ध्यान में रखनी है। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो वह समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि समताप मंडल में ये जो ओजोन परत पाई जाती है, तो यह कौन सी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो यह अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है तो पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि कौन सी ऐसी गैस है जिससे ओजोन लेयर में जो है तो होल बढ़ रहा है। जो होल जो है तो ओजोन लेयर में हुआ है, तो वो होल जो है तो किस गैस से जो है तो बढ़ रहा है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ, तो वो होल बढ़ रहा है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किसको खतरा है, तो वो है ओजोन परत को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2-3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरिकेन चक्रवात से संबंधित स्थल कौन सा है। तो हरिकेन चक्रवात कहाँ पर आता है, तो ये आता है USA में, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित स्थल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक तो आपको हरिकेन चक्रवात ध्यान में रखना है और एक आपको टॉर्नेडो ध्यान में रखना है। ये दो के दो चक्रवात जो है तो USA में पाए जाते हैं। हरिकेन चक्रवात तो बेसिकली मैक्सिको की खाड़ी आपको ध्यान में रखना है, और ये जो टॉर्नेडो है यह कैरिबियन सागर आपको ध्यान में रखना है। तो दो मैंने आपको बता दिए, वो आपको पता चल गए। उसी तरह ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात पाया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है विली विलीज। तो विली विली चक्रवात कहाँ पर आता है, तो वो आता है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑप्शन बी में है चीन। तो चीन में कौन सा यहाँ पर चक्रवात आता है, तो चीन सागर की अगर बात करें तो चीन सागर में आता है टाइफून। तो टाइफून जब भी आपसे पूछेंगे तो वो कहाँ पर आता है, तो वो आता है चीन सागर में। अच्छा, ऑप्शन सी में है भारत। क्या भारत में भी कोई चक्रवात आता है, जी हाँ, तो भारत में आता है सिंपल साइक्लोन। जब भी आपसे पूछेंगे कि साइक्लोन चक्रवात जो है तो कहाँ पर आता है, तो वो भारत के बंगाल की खाड़ी में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। अगला क्वेश्चन, हमबोल्ट की धारा किस महासागर से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो हमबोल्ट की धारा है, क्या यह गर्म जलधारा है या फिर ठंडी जलधारा है। तो हमबोल्ट की जलधारा यह एक ठंडी जलधारा है और यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो ये भी आप सभी को पता है, ये कहा जाता है थाईलैंड देश को। ऑप्शन ए देखो यहाँ, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए में देखो फिनलैंड। तो फिनलैंड को क्या कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। जब भी आपसे पूछेंगे झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन बी में है क्यूबा। ये तो आप सभी को पता होगा। जब भी आपसे पूछते हैं चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्यूबा देश को। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन सी में है नॉर्वे। तो नॉर्वे को क्या कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि का देश। जब भी आपसे पूछेंगे मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है नॉर्वे को। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, तो पाकिस्तान को नहरों का देश बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये किसे कहा जाता है, वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। ये तो आज आप सभी को पता होगा। अच्छा, यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप सभी को पता है लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहीं से कुछ और भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं ऑप्शन सी में देखो मूसी। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो वो बसा हुआ है हैदराबाद। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी में देखो शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो शहर कौन सा है, तो वह है उज्जैन शहर। ये भी आपको पता चल गया। कुछ और के भी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मुंबई का आपको पूछा जाता है, मुंबई कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो बसा हुआ है उल्हास नदी के किनारे। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां से भी एक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अयोध्या अयोध्या शहर जो है तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है, ये भी आप सभी को पता होगा। ये कहां पर है, तो ये है उत्तराखंड स्टेट में। यहां से कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो टिहरी बांध परियोजना है, यह भागीरथी और गंगा नदी पर निर्मित है। ये आपको पता चल गया। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, इसका निर्माण कार्य जो है तो 1978 में शुरू हुआ था। अच्छा, पूरा कब हुआ था, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है तो पूरी कब हुई थी, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है
तो इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हुई थी या फिर इसको कब जो है तो आरंभ किया गया था, 2006 में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी, या फिर इसको जो है तो इंडिया के लिए खोल दिया गया था या फिर राज्य के लिए खोल दिया गया था, ये आप मान के चलो। तो 1978 और 2006 ये आपको ध्यान में रखनी है, ये डेट्स बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये जो टिहरी बांध परियोजना है इसकी टोटल कैपेसिटी भी ध्यान में रखनी है, तो वो है 1000 मेगावाट। ये कुछ एक पॉइंट्स हमको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, थोड़े थोड़े की पॉइंट्स ही हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। अगला क्वेश्चन, पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? 165 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है कोलकाता में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? अभी 1-2 दिन पहले ही हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, तो वो हमने डिस्कस किया हुआ था कायबुल लामजाओ। तो कायबुल लामजाओ यह भारत का और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? तो मणिपुर स्टेट में यह पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो हो जाएगा कायबुल लामजाओ, ये आपको पता चलेगा। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह है माजुली द्वीप। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो यह असम स्टेट में पाया जाता है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 141 है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो वह कौन है? तो वह है ऋषभ देव। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, इनके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे अरिष्ट नेमि। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। जब भी महावीर स्वामी की बात आती है तो इनका आपको एक तो जन्म आपको पता होना चाहिए और एक मृत्यु आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से यह क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 बीसी में, ये आपको ध्यान में रखना है। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, ये जो महावीर स्वामी थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था शेर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? अब देखो, देखने में यह क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, बट कुछ एक बच्चों को ये भी क्वेश्चन जो है तो नहीं आता होगा। कुछ एक बच्चे टीजीटी कमीशन की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा। कुछ एक बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, आपको पहले तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से ही पढ़ने हैं। मैं आपको बार बार यहाँ पर बोल रहा हूँ, यही वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको 1 या फिर 2 नंबर से या तो पीछे कर देते हैं या आपकी सिलेक्शन करवा देते हैं। तो इनको आपको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो कहां पर दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की यहाँ पे बात आई है तो इनको लाइट ऑफ एशिया किन्होंने कहा था? तो इनको लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर भी पता होने चाहिए, महात्मा बुद्ध का जन्म और महात्मा बुद्ध की मृत्यु। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये होते हैं बेसिक से क्वेश्चन है। और अगर ये बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए और आपने गलत टिक करके आ गए, तब आप ही खुद यहाँ पर आकर के जो है तो पछताओगे। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 563 बीसी में, ये आपको पता चल गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु हुई कहाँ पर थी? तो वो हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 143 है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश की जब भी बात आती है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? यानी कि यह गद्दी पर कब बैठे थे? 322 बीसी में यह गद्दी पर बैठे थे। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर सीक्वेंस ही बता देता हूँ। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की राजगद्दी पर इसका पुत्र बिंदुसार बैठा और बिंदुसार के बाद इसका पुत्र अशोक बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, यानी कि यह मगध की राजगद्दी पर 322 बीसी में बैठा था। उसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार 298 बीसी में जो है तो मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और उसके बाद आता है अशोक। अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 बीसी में बैठा था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की यहाँ पे बात आई है तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध है सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर यह जो है तो सिकंदर का राजदूत हुआ करता था, या फिर सिकंदर का आप इसको सेनापति भी कह सकते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और इसमें जीता कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर जीत गया था।
अब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर जीता था, तो सेलिकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, और बदले में 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे दहेज की फॉर्म में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी अशोक की जब भी बात आती है तो आप सभी को पता है अशोक से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चंस पूछते थे। अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 बीसी में बैठा। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 बीसी में किया था। अशोक के टोटल शिलालेख कितने थे? तो वो थे 14। इन 14 में जो पहले नंबर का शिलालेख है उसमें पशुबलि की निंदा की बात कही गई है। अशोक के 13वें नंबर के शिलालेख में कलिंग पर जो युद्ध हुआ था उसकी बात कही गई है। अशोक का जो 14वें नंबर का शिलालेख है, यानी कि जो लास्ट वाला शिलालेख है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यह कहाँ पर पाया गया था? और ये क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है। तो ये पाया गया था गिरनार में, और यह धम्म नीति और शासन सिद्धांत के बारे में हमको बताता है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार आपको रिवाइज करने ही करने पड़ते हैं। अगर आप इनको रिवाइज करोगे तभी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सही होंगे। अगला क्वेश्चन, चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये क्वेश्चन देखो, मैं पिछले जब से मैंने रिवाइज सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की है तो 3 पेपर मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और ये तीनों के तीनों पेपरों में ये क्वेश्चन जो है तो बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ करता था? तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, तो वो था टाइगर, जिसको हम शेर कहते हैं या फिर जिसको हम बाघ कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये वो चोल हैं जो कि संगम युग से संबंधित है। संगम युग में 3 वंश हुआ करते थे, एक तो चोल, एक हुआ करते थे चेर, और एक हुआ करते थे पांड्य। इन तीनों ही वंशों से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था, उसी तरह आपसे चेरों का भी पूछा जाता है और पांड्यों का भी पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, चोल वंश का तो आपको पता चल गया, चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था बाघ। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चेर वंश था इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चेरों का प्रतीक चिन्ह था धनुष, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। तो ये तीनों के तीनों फैक्ट बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी जो चोल वंश था, जो पुराना चोल वंश था, जो संगम युग से संबंधित था, उनकी राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो उनकी राजधानी पुहार या फिर कावेरी पट्टनम में हुआ करती थी। उसी तरह ये जो चेर वंश था इनकी राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो इनकी राजधानी वंजी में हुआ करती थी। और जिस तरह ये पांड्य वंश है इनकी राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो इनकी राजधानी मदुरई में हुआ करती थी। जिस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं लिंक कर रहा हूँ उसी तरह से देखो क्वेश्चंस को आपको भी लिंक करके चलना है। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आप सभी को पता है जो है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो समुद्रगुप्त था यह कौन था? तो यह गुप्त वंश का एक राजा था, ये आप सभी ने ध्यान में रखना है। और ये जो समुद्रगुप्त का, इसी को जो है तो कविराज भी कहा जाता है। एक तो आपको पता चल गया कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, कविराज भी किसको कहा जाता है? तो वो भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अच्छा, ये जो समुद्रगुप्त था यह किस धर्म को मानता था या फिर किस देवता का यह उपासक था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यह विष्णु का उपासक था, ये आपको पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त को ही हम क्या बोलते हैं? तो समुद्रगुप्त को ही हम लिच्छवी दौहित्र भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। कविराज की उपाधि किनको दी गई थी? समुद्रगुप्त को। विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त। और किसको लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है? तो वो भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो बहुत से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ये जो समुद्रगुप्त था इसके दरबारी कवि कौन थे? इसके दरबारी कवि कौन थे और उन्होंने किसकी रचना की हुई थी? वो देखो आपको नीचे कमेंट में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हर्षवर्धन ने किसे अपनी राजधानी बनाया हुआ था? तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो हर्षवर्धन था यह किस वंश का राजा था? तो यह पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश की स्थापना किन्होंने की थी? तो वह पुष्यभूति ने ही जो है तो पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश की स्थापना की थी। और जब पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की तो इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी थानेश्वर में, जो कि ऑप्शन बी में देकर के रखा है। बट देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा कन्नौज। क्यों होगा? क्योंकि ये जो हर्षवर्धन था इसने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए यह क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक बच्चे कंफ्यूज होकर के थानेश्वर टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? तो वो हो जाएगा थानेश्वर। बट हर्षवर्धन का जब भी आपको पूछा जाएगा तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज में, जो कि कहाँ पर पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। थानेश्वर कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है हरियाणा में। ये कुछ एक बेसिक से फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए।
हर्षवर्धन की यहाँ पे बात आई है तो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको इनके बारे में और बता देता हूँ। जैसे कि यह गद्दी पर कब बैठे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो 606 ईस्वी में यह जो है तो गद्दी पर बैठा था। इसके दरबारी कवि का क्या नाम था? तो इसके दरबारी कवि का नाम था बाण भट्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। और बाण भट्ट कवि आप सभी को पता है कि बाण भट्ट ने ही हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हर्षवर्धन का भी आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने भी कुछ एक पुस्तकों की रचना की थी। कुछ एक संस्कृत नाटक थे। पहले तो मैं आपको यही बता दूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे जैसे प्रियदर्शिका हो गई, रत्नावली हो गई, नागानंद हो गई, इनकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि ये जो प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है, जिनकी रचना हर्षवर्धन ने की है, क्या यह एक संस्कृत व्याकरण है, क्या यह हिंदी व्याकरण है? तो आपको ध्यान में रखना है कि यह एक संस्कृत नाटक थे। संस्कृत नाटक थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हमको हर एक चीज के लिए यहाँ पर तैयार रहना है। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 191 की बात करें, यहाँ पर हम थोड़े से हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अभिमान का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिमान का विलोम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नम्रता। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 192, जो रोका न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो रोका न जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अव्याहत। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 193 की बात करें, कोसों दूर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पूरी तरह बचे रहना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यथा संख्या में कौन सा समास हो जाएगा? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यथा संख्या में समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 की बात करें, रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा राम प्लस अयन। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है तो इंग्लिश का सेक्शन चल पड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें करेक्ट सेंटेंस है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी में, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 की बात करें, इट इज डैश यूजफुल बुक, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? तो 197 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इट इज अ यूजफुल बुक। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द रेबेलियन वॉज पुट डैश इन नो टाइम, द रेबेलियन वॉज पुट इन डैश नो टाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द रेबेलियन वॉज पुट डाउन इन नो टाइम, यानी कि कुछ ही समय में विद्रोह को दबा दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 199 की बात करें, हार्ड वर्क डैश यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेहनत करते रहो कहीं तुम असफल ना हो जाओ। ये इसका जो है तो हिंदी यहाँ पर हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, आई कैन नॉट पुट अप डैश दिस इंसल्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? 200 की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।